अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एशिया डिस्पैच। नाज़रीन, कुछ अरसा पहले हमने आईवीएफ की एक स्टोरी बनाई थी, तो काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आया था, उनके काफ़ी सारे सवाल थे और उन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज फिर से एक बार हमारे साथ है डॉक्टर जाफ़र, डॉक्टर अनादीब। ये आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं से मुख्तसर जानने की कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब। डॉक्टर अनादीब, आपका खैर मकदम हो एशिया डिस्पैच। शुक्रिया। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि इनफर्टिलिटी यानी भांजपन वो क्या है। आप मुख्तसर जो हमारे व्यूवर्स होंगे पूरे तरीके से इनको बताने की कोशिश कीजिए कि ये होता क्या है। एक्चुअली जो इनफर्टिलिटी टर्म है ये हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी एक शादीशुदा जोड़ा जो है वो शादी के बाद 1 साल तक लगातार हम बिस्तरी के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे केसेस में हम यूजुअली ये टर्म यूज़ करते हैं। पर अभी जो ये एक्चुअली ये एज डिपेंडेंट भी होता है, पर जैसे ही जो जोड़ा है उसकी एज 35 इयर्स क्रॉस कर जाती है तो हम यूजुअली जो 1 ईयर का टर्म पीरियड है वो हम 6 मंथ्स रिड्यूस करके 6 मंथ्स कर देते हैं, क्योंकि उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे एज फैक्टर है, जैसे जैसे एज बढ़ती है लेडी की तो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ही एग की कम हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें पूरा 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम यूजुअली 6 महीने बाद ही उनको वर्कअप स्टार्ट कर देते हैं। जी, तो सर दूसरा सवाल आपसे रहेगा कि जो ये इनफर्टिलिटी है यानी ये भांजपन जो है, अगर हम वैली की बात करें तो इसकी क्या रेट है इसकी, यानी ये कितना कॉमन हो चुका है? जी देखिए, पहले जब हम ये चीज़ को समझने की बात करते हैं कि कितनी फर्टिलिटी कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, इसके लिए मैं 2 टर्म्स यूज़ करूँगा। एक टर्म की टोटल फर्टिलिटी रेट, हम इसको ना ऐसे मेजर करते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है। जैसे नेशनल लेवल पे होता है या स्टेट लेवल पे होता है। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है कि एक औरत अपने लाइफ टर्म में, जनरली उसके रिप्रोडक्टिव एज में जो 15 से लेके 49 या 49 तक हम जनरली काउंट करते हैं, आगे पीछे भी हो सकता है, कि इस दौरान वो कितने बच्चे, ऑन एन एवरेज एक औरत कितने बच्चे जनती है, इसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। जब हम नेशनल लेवल पे देखते हैं तो इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट, जो लास्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ था, जो 2019-2021 में हुआ, तो उन आंकड़ों के हिसाब से ये है 2%। ठीक है, 2। तो इसका मतलब कि एक औरत को ऑन एन एवरेज 2 बच्चे हैं। ठीक है, 2 बच्चे हैं अभी इस टाइम में। और इसके साथ दूसरी टर्म हमें जानना बहुत ज़रूरी है जिसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। क्या ये 2 बच्चे, एक माँ बाप को 2 बच्चे हैं ऑन एन एवरेज, क्या ये काफ़ी है जनरेशन्स को सस्टेन कराने के लिए? ये चीज़ हमें जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए एक नंबर निकाला गया जो 2.1 है। दैट मीन्स कि मतलब हैविंग 2 किड्स इज़ नॉट एनफ। अगर आप जनरेशन्स को चलाने की बात करते हैं कि 100 ईयर्स के बाद, 200 ईयर्स के बाद आपकी पॉपुलेशन सेम रहे, तो 2 बच्चे या 2 जो हमने अभी 2 का आंकड़ा बताया जो नेशनल लेवल पे है, तो वो बहुत कम है कंपेयर टू 2.1। और जब हम अपने स्टेट की तरफ आते हैं, अपने स्टेट की तरफ देखते हैं, यही सर्वे जब स्टेट लेवल पे होता है तो हमारा बहुत अलार्मिंग है, ये है 1.4। इसका मतलब यहाँ ऑन एन एवरेज एक औरत को सिर्फ 1.4 बच्चे, मतलब कि अगर एक औरत ऑन एन एवरेज 2 बच्चे भी नहीं हैं उसके, तो ये रिप्लेसमेंट वैल्यू से जो 2.1 है उससे कहीं ज़्यादा कम है ये। और एक सर्वे इससे पहले जो सर्वे हुई थी 2015-2016, उस टाइम में ये 2.3 था। ठीक है, 2.2 था, जो रिप्लेसमेंट वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर था, तो मतलब एक अच्छे बैलेंस में चल रहा था। लेकिन जस्ट इन 3-4 सालों में ये इतना अलार्मिंगली डिप हुआ है कि अभी ये अगर इस हिसाब से कम होता गया तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे शहरों और देहातों में, उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। शहरों में तो हालत और ज़्यादा ख़राब है। अगर आप शहरों में अलग से देखेंगे ये आंकड़ा, तो शहरों में है 1.2 और देहातों में जाएंगे तो कुछ खास फ़र्क नहीं है, 1.5। यानी सर अगर हम ओवरऑल बात करेंगे तो हमारी वैली में ही ज़्यादा पाया जाता है कॉमनली। मैं तो इस चीज़ को बोलने से इतराऊंगा नहीं कि ये सबसे लोवेस्ट है कंट्री में। दो छोटे स्टेट्स को छोड़ के, जैसे सिक्किम है, गोवा है,
पर वो बहुत छोटे स्टेट्स उनका उतना मान्य नहीं रखता यहाँ पे। बड़े स्टेट्स में यस, J&K में जो फर्टिलिटी जो डिप हुआ है और जिस वैल्यू से ये कम हुआ है लास्ट सेंसस से, और दिस इज़ अलार्मिंग। ठीक है, तो हाईएस्ट अगर देखा जाएगा अभी भी जो है वो बिहार है, 3 है, जो पहले कहीं 5-6 हुआ करता था। तो ओवरऑल ये ड्रॉप हो रहा है, लेकिन J&K का अगर देखेंगे पिछले से और अभी तक बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। जी मैम, अगला सवाल आपसे मेरा रहेगा कि आप बताएं कॉजेज़ क्या होते हैं इनफर्टिलिटी के, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। ये एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो इनफर्टिलिटी होती है उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक औरत में अगर कोई कमी है या फिर मर्द में कमी है। तो अगर ओवरऑल आप देखें तो जो अगर हम 100 अगर केसेस इनफर्टिलिटी के देखते हैं तो उसमें लगभग 30% जो है उसमें औरतों में कमी पाई जाती है और 30% ही मर्दों में भी कमी पाई जाती है। और लगभग 30 से 40% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमें कोई कारण पता ही नहीं लगता है, उनमें बच्चा नहीं हो पाता किसी भी कारण से, तो उनको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और 10% कॉजेज ऐसे होते हैं जिसमें दोनों ही मर्द भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं और औरत भी थोड़ा सा दिक्कत रहती है उनमें। तो यूजुअली अगर मोटा मोटा देखा जाए फीमेल्स में तो हम ओवुलेटरी डिसफंक्शन मेनली माना जाता है, जो कि 40% तक इंसिडेंस होता है उसका। उसमें मेन कॉज जो है वो PCOD होता है या फिर ओवेरियन रिजर्व, जिसमें पुअर हो जाता है। जैसे कि एज बढ़ती है तो पुअर ओवेरियन रिजर्व हो जाता है, उसमें भी ओवुलेटरी डिसफंक्शन हो जाता है। यानी PCOD से भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो अगर आप नेशनल आंकड़े देखें तो PCOD का जो इंडिया के अंदर इंसिडेंस है वो लगभग 40% है, और अगर J&K में देखिए थोड़ा सा ज़्यादा है, 60% तक भी है। तो अगर आप मान के चलो कि 10 अगर फीमेल मेरी OPD में आ रही हैं तो उनमें से 6 जो हैं उनको PCOD की शिकायत रही होगी अपनी पूरी लाइफ टाइम में। जी, तो थोड़ा सा ये है। बाकी के जो कॉजेज होते हैं उसमें यूट्राइन कॉजेज भी आ जाते हैं, जैसे फाइब्रॉइड हो गया या फिर एंडोमेट्रोसिस आ जाता है या फिर ट्यूबल फैक्टर आ जाता है, जिसमें इन्फेक्शंस मेन रीज़न होते हैं। तो ऐसे कॉजेज होते हैं जिनको हम फिर फर्दर वर्कअप टेस्ट करके फिर जानते हैं कि एक्चुअली में क्या दिक्कत है। मेल्स में जो कारण होते हैं उसके बारे में शायद मुझे लगता है जो डॉक्टर जाफर ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो सर अब आप बताइए मेल्स के बारे में। देखिए, यहाँ पे मेल्स की भी इंसिडेंस उतनी है जितनी फीमेल्स है, तकरीबन उतनी है। पर आपने बार बार सुना होगा कि मैं इस चीज़ पे बड़ा ये जोर देता हूँ कि यहाँ पे जो मेल्स के लिए जो सिर्फ एक मेजर टेस्ट होता है, सीमेन एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, तो वो अच्छे से नहीं हो पाता है। वो जनरली आम डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे या छोटे छोटे डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे वहाँ पे वो टेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स छूट जाते हैं। अगर वो टेस्ट बहुत अच्छी तरह एक्सपर्ट लैब्स में किए जाएं, एक्सपर्ट पर्सन उनको करे, तो आपको आपको वो इंसिडेंस पता चले कि मेल्स भी इक्वली इन्वॉल्व है उसमें, उनके भी पैरामीटर्स। क्योंकि हमने अपने प्रैक्टिस में यहाँ पे देखा है कि बाहर से रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, लेकिन जब वो टेस्ट हमारे यहाँ रिपीट किया जाता है तो वहाँ पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम मेल में है। तो यहाँ पे ये चीज़ इग्नोर हो गई। और ये भी एक चीज़ था कि मतलब लोगों के जहन में ये था कि अगर मेल में प्रॉब्लम है तो ये ट्रीटेबल नहीं है। बिल्कुल है, ये ट्रीटेबल है, चाहे उनके पैरामीटर्स में ऊपर नीचे हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो या इनके पैरामीटर्स इतने लो हैं कि हम कोई और ट्रीटमेंट मोडालिटी उनके लिए करें। ये तो आई थिंक इट इज़ ओनली लैक ऑफ नॉलेज अमंग द पेशेंट्स। काफ़ी ज़्यादा लोगों में सर शिकायत रहती है कि इनफर्टिलिटी ज़्यादा फीमेल्स में होती है और मेल्स में नहीं होती है। ये किस हद तक सही है? देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे कश्मीर में एक लेट मैरिज का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ना कहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग कहीं ना कहीं इसमें फीमेल्स ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास अंडर 30 कपल आते हैं, अगर आप स्टैटिस्टिक्स लेंगे अंडर 30, ठीक है, जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों जिनकी एज कम है, तो वहाँ पे अगर आप आंकड़े देखेंगे तो वहाँ दोनों के आंकड़े तकरीबन बराबर होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे OPDs में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, जैसे 30 फीमेल ऑलरेडी 38, 39, 40, इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है इन पेशेंट्स का। जैसे इनकी एज 35 से ज़्यादा जाती है तो ऑब्वियसली तो आंकड़ा फिर फीमेल का ज़्यादा होता है इसमें, क्योंकि मेल्स में उतना इफेक्ट नहीं होता। इवन 50s में भी, मतलब वो 40s में भी फर्टाइल रहते हैं, 50s में जो उनकी फर्टिलिटी कम होती है वो बहुत नेग्लिजिबल होती है, इवन इन 50s ऑल्सो। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप देखेंगे तो मेल्स भी इसमें इन्वॉल्व है। जी, तो डॉक्टर अनादीप आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब आपके पास एक इनफर्टाइल कपल एक आता है तो बेसिक क्या टेस्ट रहते हैं उनके लिए?
देखो जो यूजुअली जब भी कोई इनफर्टाइल कपल आता है तो हमें जो टेस्ट करवाने होते हैं ये हम दोनों को इकट्ठे ही टेस्ट एडवाइस करते हैं। तो जो औरत है उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, एक अल्ट्रासाउंड होता है, ट्यूब का टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में अगर देखा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो सीरम AMH होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो एक औरत है उसके बीजादानी की जो आगे चल की कैपेसिटी है एग बनाने की वो बताता है। नॉर्मल AMH यूजुअली 2.2 से 4 नैनोग्राम पर ml होता है, तो अगर इससे कम होता है तो हम उसको फिर पुअर ओवेरियन रिजर्व बोलते हैं। जो बाकी ब्लड टेस्ट हैं, कुछ जैसे एंडोक्राइन ब्लड टेस्ट होते हैं, थायराइड हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, ये भी करवाते हैं। साथ में ट्यूब टेस्ट हो गया, साथ में अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के ऊपर हम एंटल फॉलिकल काउंट, जिसको कहते हैं कि फॉलिकल्स जो कि आगे चल के अंडा बनाएंगे, तो ये फॉलिकल्स का भी काउंट हमें गिनना होता है। उसके बेसिस पे एक्चुअली में ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होता है। ट्यूब टेस्ट जो है वो भी कुछ हद तक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ट्यूब्स का मेन मकसद होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट्स, मतलब कि जो स्पर्म है या एग है वो ट्यूब्स ही लेके जाती हैं, तो ट्यूब्स का भी खुला होना ज़रूरी होता है। अगर हम मेल्स में बात करें तो सर ने जैसे बोला ही है अच्छे से कि सीमन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे टेस्ट करवा के हमें एक्चुअली में पता लगता है कि फाइनल जो ट्रीटमेंट प्लान होगा वो किस हिसाब से होगा। जी, अब सवाल सर आप दोनों से रहेगा कि IVF है क्या, और इसके साथ साथ क्या IVF ही एक सोल्यूशन है इनफर्टाइल कपल के लिए, ये बताएं। आई थिंक पहला पार्ट ये स्टार्ट करें और उसके बाद IVF एक्चुअली ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम एक लेडी का जो ओवरी है, जिसको बीजादानी भी बोलते हैं, उसको हम बाहर से इंजेक्शन देके मैक्सिमम स्टिमुलेट करते हैं ताकि मैक्सिमम एग हम उसके जरिए निकाल सकें। तो एक स्पेशल नीडल होती है, हम बाहर, ये यूजुअली जो प्रोसेस होता है यूजुअली 9 to 12 डेज लेता है। डे 2 जो पीरियड्स का जो सेकेंड डे होता है, हम उसमें हम लेडी को यूजुअली बुलाते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, कुछ हार्मोन टेस्ट करते हैं। उसके बेसिस के ऊपर अगर सब कुछ नॉर्मल होता है तो फिर हम इंजेक्शन से ओवरीज को स्टिमुलेट करना स्टार्ट करते हैं। जब सब फॉलिकल्स मैच्योरिटी लेवल तक पहुंच जाते हैं तो फिर हम उसके ऊपर एग रिट्राइवल प्रोसीजर, जिसको ओवम पिकअप भी बोलते हैं, वो करते हैं। वो स्पेशल एक नीडल होती है, एनेस्थीसिया के अंडर होता है ये प्रोसीजर। यूजुअली 1-2 घंटे, 4 घंटे मैक्सिमम, 4-5 घंटे में छुट्टी हो जाती है। उसके बाद में फिर मेनली प्रोसेस स्टार्ट होता है लैब के अंदर, जो हमने एग निकाले हैं, फिर शौहर के जो स्पर्म होते हैं उसको फिर हम दोनों को मिला के जो एम्ब्रियो, जिसको हम बच्चा भी बोलते हैं आम भाषा में, तो एम्ब्रियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो एम्ब्रियो यूजुअली डे 3 या डे 5 तक बन जाते, तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हम उसको फ्रीज कर देते हैं प्रॉपर एनवायरनमेंट इसमें। इसके लिए भी बहुत अच्छी मतलब स्पेशलाइज्ड विधि होती है जिससे ये होता है। उसके बाद में फिर ये जो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर है उनको हम फिर दोबारा से लाइफ में लाकर फिर हम बाद में यूट्रस में डालते हैं सेम लेडी के। तो ये सब प्रोसेस जो होता है इस यूजुअली इसको हम IVF बोलते हैं, और ये यूजुअली 2 पार्ट्स में होता है। एक पार्ट में हम एग को निकाल रहे हैं, दूसरे पार्ट में एम्ब्रियो जो बनाए हैं उनको हम फिर यूट्रस में डाल रहे हैं, जिसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं। तो सर इसका दूसरा पार्ट, जो इसका दूसरा पहलू है, वो बताइए, जैसे कि इनफर्टाइल कपल के लिए क्या यही एक सोल्यूशन है, IVF ही एक सोल्यूशन? नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब जैसे डॉक्टर आनादी बोल रही थी, ये असेसमेंट के बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि क्या इनमें सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस है, क्या ये केमिकल ट्रीटमेंट से ही, जैसे केमिकल्स इसमें या ड्रग्स या हार्मोन्स दे के ही वो बैलेंस करके वो नेचुरली कंसीव भी कर सकते हैं, या अगर उससे थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट केस है और भी मतलब हमारा एक असेसमेंट पैरामीटर होता है, तो फिर IUI सिंपल, जहाँ पे हस्बैंड का सीमेन सैंपल वॉश किया जाता है एंड देन इट इज़ डायरेक्टली इंसेमिनेटेड इन द यूट्रस। ठीक है, तो ये एक सेकंड सिंपल टेस्ट होता है। और इन एक्सट्रीम सिचुएशंस में जहाँ बहुत डिफिकल्ट केस हो तो तब जाके हम IVF करते हैं। जनरली एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम IVF स्पेशलिस्ट के पास तभी जाएंगे जब कोई हमें IVF के लिए बोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। IVF टीम बेसिकली क्या होती है कि ये सुपर स्पेशलाइज्ड टीम होती है जो इस चीज़ को जज करे कि इनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, चाहे मेल की बात हो या चाहे आप फीमेल की बात करें। मतलब दे अंडरस्टैंड दिस साइंस मच बेटर देन एनी अदर स्पेशलिटी बिकॉज दे आर सुपर स्पेशलाइज्ड इन दिस। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि चाहे वो नेचुरली कंसीव करें बिकॉज ऑफ मेडिसिन या कुछ करेक्टिव सर्जरीज, कभी कभी लैप्रोस्कोपिक करेक्टिव सर्जरीज करनी पड़ती है तो वो नेचुरली कंसीव कर सकते हैं, या IUI या IVF या एडवांस में ICSI। ICSI में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल
ये थोड़ा डिफ़िकल्ट एडवांस ट्रीटमेंट होता है, जहाँ एक कंडीशन ऐसी होती है जिसको कहते हैं एज़ोस्पर्मिया, जहाँ हस्बैंड को स्पर्म बाहर इजैकुलेट में नहीं दिखता है। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, उनको हार्मोन्स देके, जैसे 2 महीने या 3 महीने हार्मोन्स देके उनके टेस्टिस को स्टिमुलेट करके, जहाँ मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि फिर उसको हम रिट्राइवल कर सकते हैं नीडल के ज़रिए। डायरेक्ट टेस्टिस से हम इसको जो है स्पर्म निकालते हैं, और उस स्पर्म को मतलब वॉश करने के बाद एक एक करके चुन करके एक एक स्पर्म उठा के एक एक एग में डालते हैं, जिसको ICSI बोलते हैं। ये सबसे एडवांस जो हमारे यहाँ पे होता है। तो कहने का मतलब ये कि मतलब ये एक जनरल टर्म है, लोगों का कॉन्सेप्ट है कि IVF क्लिनिक मीन्स कि वो सिर्फ IVF ही करते हैं। आई थिंक उनको इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा। IVF टीम इज़ द बेस्ट टीम और सुपर स्पेशलाइज्ड टीम टू डिसाइड अबाउट व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दे शुड गिव। तो डॉक्टर अनादीप, आपसे ये सवाल रहेगा मेरा कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं IVF? एक्चुअली वैसे ये थोड़ा सा ना मिसकंसेप्शन है कि IVF में हम इतने सारे इंजेक्शंस दे रहे हैं तो बहुत साइड इफ़ेक्ट होंगे, बट अगर आप देखा जाए तो ये जो इंजेक्शंस दे रहे हैं ये हम वही हार्मोन दे रहे हैं जो बॉडी में यूजुअली प्रोड्यूस हो रहे हैं ब्रेन से या फिर ओवरी से, वही हार्मोन्स दे रहे हैं हम बाहर से भी। तो मोस्टली तो कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स में थोड़ा सा नोज़िया, हेडेक या फिर थोड़ा सा एब्डोमिनल ब्लॉटिंग जिसको कहते हैं हम कि गैस बनना, ये थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट रहता है, बट एज सच मेजर साइड इफ़ेक्ट कॉमन ही रहता है। हाँ, एज सच मेजर साइड इफ़ेक्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा PCO जो पेशेंट्स होते हैं उसमें थोड़ा सा हाइपर स्टिमुलेशन का थोड़ा डर रहता है, लेकिन वो भी हार्डली 1 to 2% केसेस में ही होता है, ऐसे कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो सर, अगर हम इस्लाम की बात करें तो क्या ये इस्लाम में IVF जायज़ है? हाँ, अब देखिए इसकी शक्लें हमें पहले समझनी चाहिए कि इसमें IVF में बेसिकली जो लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं और इसमें क्या क्या सूरतें हैं, ट्रीटमेंट के क्या क्या सूरतें हैं। एक तो ये है कि जैसे किसी और, हम उसको कहते हैं थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन, जैसे आप हस्बैंड या मियाँ बीवी से बाहर किसी और थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, चाहे उसका गेमेट, चाहे आप किसी का स्पर्म लें या चाहे किसी का एग लें, या किसी और कपल का बनाया बच्चा जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं वो लें, या किसी और का यूट्रस यूज़ करें, अपना बच्चा, हस्बैंड वाइफ का बच्चा किसी और के यूट्रस में 9 मंथ्स पालने के लिए, जिसको हम सरोगेसी कहते हैं, वो करें, या किसी और का सीमेन सैंपल वॉश करके इनकी वाइफ में डाल दें। तो ये सूरतें जो है ये जायज़ नहीं है इस्लाम के तौर पे। इसमें एक ही सूरत है, अगर आप जैसे सबसे पहले बच्चा जो सबसे पहला बच्चा पैदा हुआ IVF से 25 जुलाई को 1978, लुइस ब्राउन, आई थिंक पूरी दुनिया जानती है अब उसे। तो ये 78 में लंदन में पैदा हुई थी, और इमीडिएटली उसके बाद ना इस्लामिक स्कॉलर्स ने इस चीज़ पे, बिकॉज दे न्यू दैट इट इज़ गोइंग टू स्प्रेड इन द कम्युनिटी, सो हाउ आर वी गोइंग टू टैकल दिस। तो इस चीज़ के बारे में उन्होंने ना बड़ी रिसर्च की कि मतलब व्हाट एग्जैक्टली दे डू और क्या ये अलाउ है कि नहीं है। और सबसे पहले जो है वो इजिप्ट में 1980 में, जस्ट 2 साल के बाद, दारुल इफ्ता 1980 में इसकी कॉन्फ्रेंस हुई अल अज़हर यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे उन्होंने डिक्लेरेशन दी कि अगर ये सूरत है हस्बैंड और वाइफ का, हस्बैंड का स्पर्म और वाइफ का एग, और उस स्पैन में जहाँ वो निकाह के अंदर हो, मतलब निकाह से लेके, जहाँ निकाह होने से लेके निकाह एंड होने तक। एंड होने की 2 ही शक्लें हैं, या तो अगर हस्बैंड की डेथ हो या अगर इनका डिवोर्स हो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ड्यूरिंग निकाह उनके बच्चे बने, उन्होंने IVF किया, बच्चे बने और वो फ्रीज हो गए, जो स्टोर हमारे पास होते हैं वो स्टोर हो गए, और उसके बाद निकाह टूट गया, चाहे किसी भी सूरत में, चाहे वो उनका डिवोर्स हो या उनकी डेथ हो, तो तब उस सूरत में आप वो बच्चा अब उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, अब उस वाइफ में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आप ये चीज़ें मेंटेन करते हैं, वाइफ का एग, हस्बैंड का स्पर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो दिस इज़ अलाउड। ये एक कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक नहीं थी, ये मैं शरिया बॉडीज़ की बात कर रहा हूँ, इनकी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई। 1980 में हुई इनकी, 1983 में आप देखो कुवैत में हुई, 1984 में आपको फ़िक्र काउंसिल ऑफ मक्का वहाँ पे हुई, 1986 में अगर आप OIC की कॉन्फ्रेंस हुई, और आपका लेटेस्ट 2018 जो नॉर्थ अमेरिका में हुई, तो उनका एक यूनानिमस डिसीजन था कि यही चीज़ कि ये शक्लें पॉसिबल है। दो सूरतें उन्होंने अलाउ की कि हस्बैंड, अगर आप हस्बैंड का स्पर्म और वाइफ का एग, चाहे आप हस्बैंड का स्पर्म वॉश करके उनके यूट्रस में डाल दें, जिसको हम IUI कहते हैं, तो ये जायज़ है,
या आप वाइफ का ही अंडा बाहर निकालते हैं और बाहर फर्टिलाइज करके उनको वापस डालते हैं, और बाकी बचे एम्ब्रियोज को, बचे बेबीज़ को आप फ्रीज़ करके नेक्स्ट टाइम डालते हैं, सिर्फ इसी कपल में, तो ये सूरतें जायज़ है। इस पे फुकाहा ने बिल्कुल डिक्लेरेशन दी है। और ये तो शायद फ्रीज कब तक ये रह सकते हैं? देखिए, फ्रीज़ इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, पर जनरली हम 10 ईयर्स 8 to 10 ईयर्स हम फ्रीज़ करते हैं, और हम इसको 20 ईयर्स तक भी फ्रीज़ कर सकते हैं। हाँ, इनकी फिर सर्वाइवल कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब इनमें कुछ डैमेज हो जाता है या वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है, हम जनरली वहाँ तक करते हैं कि जहाँ तक फीमेल 50, जैसे उसने 50 टच किया, उसके बाद 50 के बाद फीमेल में वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, उसमें और अदर इश्यूज़ है। सर, ड्यूरिंग IVF आप कैसे श्योर कर सकते हैं कि ये हस्बैंड का स्पर्म है और वाइफ का जो है एग है? इस चीज़ को आप कैसे मतलब नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इनफैक्ट कल ही मुझे एक पेशेंट फ़ोन कर रहा, तो उसको पता है कि ये इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट सेंटर चलाते हैं, फिर भी उसने बार बार वो रिक्वेस्ट करता, सर एक चीज़ का ख्याल रखना कि मेरा ही स्पर्म यूज़ करना, सर मेरा ही स्पर्म यूज़ करना। कहीं ना कहीं डाउट तो रहता है इनको, ठीक है, कहीं ना कहीं इनको डाउट रहता है। तो देखिए, हमारे यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ही नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी 0% पॉसिबिलिटी कि यहाँ हमारे यहाँ मिक्सिंग हो, इवन बाई मिस्टेक हमारे यहाँ मिस्टेक भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इतने फुल प्रूफ सिस्टम्स हमने लगा के रखे हैं, या मतलब लेबलिंग वगैरह ये चीज़ होती है इम्पॉसिबल। लेकिन फिर भी अगर कपल को कभी डाउट रहता है, इस चीज़ का डाउट रहता है कि मतलब बच्चा पैदा हो गया, उनका बच्चा हो गया IVF से, फिर भी डाउट रहा कि ये बच्चा हमारा ही है कि नहीं है, अगर उनको इस लेवल तक का डाउट है, तो वो जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं। उनकी जेनेटिक प्रोफाइलिंग होती है, जहाँ एग्जैक्ट पॉइंट ये बता देता है कि क्या ये फादर के साथ मैच करता है, क्या ये मदर के साथ मैच करता है। अगर कहीं पे भी गलती हो, कहीं पे भी जैसे गलती से किसी और का स्पर्म या जानबूझ के किसी और का स्पर्म या किसी और का एग उन्होंने यूज़ किया हो, तो वो क्लियरली पता चल जाती है, इसमें पता चल सकता है। यानी सर इसमें पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल सकता है जी। तो मैम, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि सुनने में आया है कि जो IVF की यही फीमेल्स होती हैं, तो उनको काफ़ी देर तक जो है रेस्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यूजुअली जो IVF का जो ये प्रोसेस होता है, यूजुअली 9 to 10 डेज to लेके 14 डेज तक ओवरऑल ख़त्म हो जाता है। तो थोड़ा सा इस टाइम पीरियड पे हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हम बाहर से इंजेक्शन दे रहे हैं। हमारा एम ही ये है कि ओवरीज को हम जितना ज़्यादा स्टिमुलेट कर सके उतना ज़्यादा स्टिमुलेट करें। तो उस टाइम पीरियड में थोड़ा सा मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंट होती है। हम बार बार उनको क्लिनिक में बुलाते हैं, बार बार अल्ट्रासाउंड होते हैं, कुछ हार्मोन्स हम टेस्ट करवाते हैं। बट अगर अदरवाइज आप देखें कि स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट चाहिए या रेस्ट चाहिए, तो एक्चुअली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड ऑल्सो। मेडिकली भी ये रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं इस टाइम पे, स्पेशली जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है। अगर इस टाइम पे एक लेडी बेड रेस्ट को अगर चूज़ करेगी, तो उसमें और सर्टेन डिजीज़ के रिस्क हो जाते हैं, स्पेशली जो DVT हम बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस, मतलब कि जो खून की नाली है उसमें खून का थक्का जम जाना। तो ये बहुत ज़्यादा फिर रिस्क बढ़ जाता है अगर वो नॉर्मली अपना काम, रूटीन का काम नहीं करिए और सिर्फ बेड रेस्ट पे ही अगर वो जा रही हैं, तो ये यूजुअली रिकमेंडेड नहीं होता है। हाँ, ये तो हमने यहाँ पे कॉमनली देखा गया है कि मतलब पेशेंट्स को ये भी एक डर रहता है, और कहीं ना कहीं इनको इंस्ट्रक्ट किया भी गया होता है कि आप जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, जब ये बच्चा वापस आपके बच्चेदानी के अंदर डालते हैं, तो उसके बाद उनको इंस्ट्रक्शन किया जाता है कि आप अपनी जगह बिल्कुल ना हिलिए, आप बिल्कुल बेड पे रहना। और ये कहीं ना कहीं ये बिल्कुल मुझे नहीं, ये समझ नहीं आता ये कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है। हम तो अपने पेशेंट्स को बिल्कुल क्लियरली इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो जिस दिन उनको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, वो अगर चाहें हो तो उसी दिन वो एम्बुलेट करके अपने घर में काम कर सकते हैं, खाना पकाना वगैरह। हाँ, मतलब जो हैवी वर्क नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, बिल्कुल वैसे ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर हम ये थोड़ा केयर करते हैं, क्योंकि इसके पीछे इतनी मेहनत लगी होती है, इतना पैसा लगा होता है, ठीक है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं। जैसे उनको ये कहते हैं कि मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवलिंग अवॉइड करें, ठीक है, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज या कुछ भारी काम वो थोड़ा सा कुछ दिनों तक अवॉइड करें बस। अदरवाइज एज सच ये बिल्कुल गलत है, ये मिथ है कि आपको 9 months बेड पे रेस्ट करना है या 1 महीना अपनी जगह नहीं हिलना, बिल्कुल गलत। बस थोड़ी केयर ज़्यादा करनी है। इनफैक्ट अगर आप साइंटिफिक स्टडीज़ देखेंगे तो उसमें तो जो स्टडीज़ ये कहते हैं कि अगर कोई लेडी
एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के तुरंत बाद फिज़िकल एक्टिविटी को अगर रिज्यूम कर लेती है, जो अपना रूटीन में वो करती थी, तो पॉजिटिविटी रेट जो होता है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के चांसेस उनमें ज़्यादा होते हैं रादर देन कि एक लेडी सिर्फ बेड पे ही लेटी रहे, क्योंकि उसका देखो साइकोलॉजिकली वो कितना स्ट्रेस में होगी, उसको कोई और काम अगर नहीं कर रही है तो सिर्फ ध्यान इसी तरफ ही रहेगा कि मेरा पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये स्ट्रेस लेवल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिस करके जो हमें हैप्पी हार्मोन्स की ज़रूरत होती है इस टाइम पे, उसके बजाय बैड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि फिर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। तो ये ये बात किस हद तक सही है कि जो आईवीएफ के बेबीज़ होते हैं नॉर्मल या एबनॉर्मल होते हैं? जैसे कि एक नेचुरल बेबी होगा तो उसकी लाइफ जो है काफ़ी हेल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू जो आईवीएफ का बेबी होगा, ये भी सुनने में आया, किस हद तक सही है? एक्चुअली अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया जब से आईवीएफ स्टार्ट हुआ है। आईवीएफ जो स्टार्ट हुआ था, जैसे सर ने बोला कि 1978 में स्टार्ट हुआ था। लुइस ब्राउन जो था फर्स्ट बेबी था, वो अगर आज आप उसकी एज देखेंगे 44 इयर्स है, मैरिड है, बच्चे हैं उसके। अगर जो इंडिया का फर्स्ट बेबी आप देखेंगे जो कि कनुप्रिया या दुर्गा के नाम से जानी जाती हैं, उनकी भी अगर एज देखेंगे तो वो 43 इयर्स है, वो भी मैरिड है, उनका भी बच्चा है। तो अब मुझे लगता है इतना टाइम हो गया आईवीएफ को आए हुए, इतनी सारी स्टडीज़ आ गई हैं, मैक्सिमम स्टडीज़ यही कहती हैं कि जो नेचुरल प्रेगनेंसी के साथ में जो बच्चा होता है और जो आईवीएफ बेबी के साथ में जो बच्चा हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। पर कुछ स्टडीज़ ज़रूर ये बोलती हैं कि जो सर्टेन रेयर डिजीज़ हैं, जैसे कि हेपेटिक कैंसर हो गया या चाइल्डहुड कैंसर जिसमें ब्लड कैंसर आ जाता है, उसका थोड़ा सा इंसिडेंस ज़्यादा है, या फिर ऑटिज्म जिसमें लर्निंग प्रॉब्लम होती है, उसका थोड़ा सा इंसिडेंस ज़्यादा है। बट अदरवाइज अगर देखा जाए तो आईवीएफ बेबी भी वही नॉर्मल हेल्दी लाइफ अपनी करते हैं, जीते हैं, जैसे कि नेचुरल कंसेप्शन में नॉर्मल बच्चा होता है। सर सुनने में ये भी आया है कि जो कहते हैं कि जो डोनर स्पर्म होता है वो शरिया में अलाउड नहीं है, लेकिन जो डोनर एग है वो अलाउड है। नहीं, आई थिंक ये बहुत सारे पेशेंट्स को ना काउंसिल किया गया बाहर, और शायद ये कॉन्सेप्ट ही बाहर के डॉक्टर्स, नॉन मुस्लिम डॉक्टर्स कैरी करते हैं, और कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट मैंने बड़ा कॉन्क्रीट देखा पेशेंट्स में भी। तो वो कहते हैं कि नहीं, कुछ तो कहते हैं कि मतलब किसी और का एग लेना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना किसी और का स्पर्म लेना। पर आपको यहाँ पे ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि जो मतलब अल्लाह ताला बेसिकली मतलब एक फैब्रिक ऑफ लाइफ जो रखा है कि उसमें वो क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, तो वो यही चाहते हैं कि मतलब आपको ना ये फैब्रिक मिसयूज़ ना हो। आप किसी और की जेनेटिक लाइन नहीं ले सकते हैं, आपको अपनी जेनेटिक लाइन, जैसे आप प्रॉफिट मोहम्मद की आप जेनेटिक लाइन देखो, आप उसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक ट्रैक कर सकते हैं, कहीं पे कोई मैनिपुलेशन नहीं है, बस वो एग्जैक्टली वही मेंटेन करना। अब अगर आप इस लाइन से आप हट जाते हैं, चाहे आप किसी का एग लें या किसी का स्पर्म लें, आप जेनेटिक लाइन से हट रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं वही कॉन्सेप्ट है, जैसे हम पॉलीगैमी पे आते हैं कि एक मर्द दो औरतों के साथ शादी कर सकता, पर ये बड़ा कॉन्सेप्ट चला था ना, बड़े क्वेश्चन चले थे इस पर। तो एक औरत दो हस्बैंड्स के साथ शादी क्यों नहीं कर सकती है? उसमें यही चीज़, क्योंकि उसके बाद आप उनको पता नहीं चलेगा कि मतलब वो जेनेटिक लाइन बड़ी डिस्टर्ब होती है कि अब इसका फादर कौन है, दो में से फादर कौन है। तो वो प्रिंसिपल, बेसिकली हम उसी प्रिंसिपल पे जाते हैं। लेकिन हाँ, हमें यहाँ पे ये चीज़ इग्नोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले कोई और क्वेश्चन आए कि जो ये औरत बच्चा जनती है, ठीक है, 9 मंथ्स अपने यूट्रस में 9 मंथ्स ही रखती है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कुरान में, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप देखेंगे हदीस में, कुरान में, तो कहते हैं मतलब इस पर बड़ा स्ट्रेस दिया गया है कि आप इस चीज़ को मेंटेन करो, कि ये जेनेटिक जो लाइन है इसको मेंटेन करो, ये प्रोजेनी मेंटेन करो, इससे आप मत हटो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर वो कहते हैं कि अगर गलती से, जैसे अगर किसी, अभी हमारे पास में कुछ पेशेंट्स जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे आईवीएफ किया था, ठीक है, या बच्चा हुआ है, अब उस पर अभी जो फुकाहा वो क्या कहते हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं, वो कहते हैं कि अब उसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि अब चूँकि उन्होंने जन्म लिया है, अब दोनों में किसका है, ये डोनर वाले का जिसने दिया था या इन्होंने जो मतलब अनइंटेंशनली जो दिया था। अब कहते हैं कि बेटर है कि ये अब यही माँ है जिसने इसको जना था। तो अब मैं वापस आता हूँ इस चीज़ पे कि चाहे आप स्पर्म ले लें या एग ले लें, तो दोनों हराम है इस्लाम। जी, तो सर मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि आईवीएफ ट्रीटमेंट हो या एक्सी हो, इसमें गारंटी हो सकती है सर, जैसे कि और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स हैं, तो इसमें इस चीज़ में क्या हम गारंटी आप दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप जब हम आईवीएफ स्टार्ट करते हैं, इनफैक्ट वहाँ पे हमारे पास
बड़े कंसेंट फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म डी होता है, तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया जाता है कि पॉइंट्स में लिखा होता है इसमें कोई गारंटी नहीं होती है, या कोई रैंडमली हमें फ़ोन पे पूछता है कि आपके सक्सेस रेट्स क्या है, ठीक है। तो ये भी बड़ा एक क्रूड सा क्वेश्चन होता है, क्योंकि देखिए हर पेशेंट का ना, अगर आप वर्ल्ड सेंसस देखेंगे या मतलब इसके एवरेज देखें तो 35% इज़ द वर्ल्ड स्टैंडर्ड इस चीज़ का। इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा ही उसके फैक्टर्स, क्योंकि वो वहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ़ एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम इंडिया में कहीं 3 करते हैं, कहीं 2 करते हैं, कहीं 4 करते हैं, बट वेस्टर्न वर्ल्ड में वो सेलेक्टिव एक ही एम्ब्रियो करते हैं, इसलिए उनका रेट थोड़ा 35% जो हमारे रेट से थोड़ा कम है। तो यहाँ पे ये है कि इसमें गारंटी तो कोई भी नहीं देगा, आप वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाइए, इसमें कोई गारंटी नहीं होती है। हाँ, एक अप्रॉक्सीमेट फिगर होता है, जैसे हम हर पेशेंट को ना एक फिगर देते हैं कि मतलब अगर हमें बहुत इजी पेशेंट लगता है, जैसे ट्यूबल फैक्टर है, यंग पेशेंट है, या कोई नोन कॉज है, एक नोन कॉज है जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से, या जिसको हम फिलअप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी या रिसेंट ट्रीटमेंट से, तो वहाँ चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मुझे नहीं लगता हमने कभी 80% से ज़्यादा, इवन सबसे ईजीएस्ट केस हो तो हम 80% से ज़्यादा कभी नहीं जाते, हम अपने आप को मतलब रेस्ट्रिक्ट रखते हैं 70 to 80, और ऑन एन एवरेज हम 30 to 40, बट कभी कभी जैसे बहुत मतलब एज पेशेंट 38, 39, जहाँ एग रिजर्व बहुत कम है या बहुत डिफिकल्ट केस है, मेल फैक्टर बहुत सीवियर है, फीमेल फैक्टर सीवियर है, तो 5% हमने बहुत सारे पेशेंट्स को 5%, 10% ऐसे परसेंट के हिसाब से। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमने 10% बोला तो इसका मतलब वो नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने 10% बोला और उन्हें फर्स्ट ट्राई में ही उन्हें कंसीव किया, या किसी पेशेंट को हमने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से 70 to 80% चांसेस बोले, बट टू आवर सरप्राइज वो उन्होंने नहीं कंसीव किया फर्स्ट ट्रायल में, पर जिसको हमने 10% बोला तो उन्होंने किया। हाँ, एट द एंड में ये कहूँ गारंटी इसमें कोई नहीं है जी। तो साइंटिफिक वे में भी अगर देखें तो जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे बिल्कुल सर ने सही बोला कि एज जो है वो इंडिपेंडेंट फैक्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट एक्चुअली एज ही मानी जाती है सक्सेस रेट डिसाइड करने के लिए। मैम, इसी के साथ मैं आपको ये सवाल करना चाहूँगी कि आप बताइए आईवीएफ की जो एज है क्या हो सकती है, या कोई भी इनफर्टाइल कपल कभी भी आ सकता है, या इसकी कोई एज लिमिट होती है? एक्चुअली यहाँ पर हम इंडियन लॉ की बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन लॉ हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है। प्लस हम अगर सेल्फ एग्स के साथ में आईवीएफ की बात करें तो कहीं ना कहीं जो फीमेल की एज और जो ओवेरियन रिजर्व है वो भी हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो अगर देखा जाए कि जो रिजल्ट्स मिलते हैं, प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स मिलते हैं, तो यूजुअली अगर यंगर एज तो ऑब्वियसली 18 जो हमारी मैरिज की एज है, बट लॉ हमें बोलते हैं 21 ईयर से पहले आपको आईवीएफ नहीं करना है। और अगर हम दूसरा एक्सट्रीम देखें तो यूजुअली 40-42 ईयर्स के एज तक ओवेरियन रिजर्व जो है लेडी का मेंटेन, फिर भी कुछ हद तक मेंटेन रहता है कि आईवीएफ सेल्फ एग के साथ में पॉसिबल है, लेकिन इसके बाद में यूजुअली सेल्फ एग के साथ में जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि और बहुत फैक्टर्स हो जाते हैं, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, एन्यूप्लॉइडी जिसको हम बोलते हैं। तो जो एग्स होते हैं उनकी चाहे क्वांटिटी हो भी, बट क्वालिटी जो है वो बहुत हद तक कम हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जिस करके जो एम्ब्रियो है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते हैं। तो तभी मैं बोल रही थी कि जो सक्सेस रेट है वो एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेडी के अंदर एग्स कितने हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, फिर इवेंचुअली जो स्पर्म फैक्टर है, स्पर्म में कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर इवेंचुअली जो एम्ब्रियोज बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, किस तादाद तक बन रहे हैं और क्या क्वालिटी है एम्ब्रियोज की, तो उस चीज़ के ऊपर भी सक्सेस रेट काफ़ी डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया डॉक्टर जाफ़र और डॉक्टर अनादीप ने आईवीएफ के बारे में। जितने भी लोगों को इसके बारे में कोई गलत राय होगी या मिथ्स काफ़ी सारी जो है बनती हैं, तो आज हमें लगता है कि आपके हर एक सवाल का जवाब जो है मिल चुका होगा। तो नाज़रीन, अभी भी हमारे समाज में ऐसे जोड़े हैं, ऐसे कपल्स हैं जिनको जो है अभी भी बेबी नहीं हो पाता, और उनको किसी हद तक इस चीज़ से डर लगता है क्या आईवीएफ सही है नहीं है। हमें लगता है कि आज पूरा खुलासा इस चीज़ का यहाँ पे हुआ। बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर जाफ़र, डॉक्टर अनादीप ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, चाहे इस्लामिक वे में हम बात करें या शरिया के तौर पे बात करें, इन्होंने बहुत अच्छे से इसके लिए जो है हमें जवाबात भी दे दिए, और हमें भी उम्मीद है कि आप सबको जो है सेटिस्फेक्शन अब मिल ही चुकी होगी। जो भी आपके सवालात रहे थे उनका जवाब आपको बाज़ाब्ता मिल चुका होगा।
तो नाज़रीन, अगर अभी भी आपके मन में कोई शक व शोबा है, कोई डाउट है, या अभी भी आप इस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पे आप हमारे साथ राबता कर सकते हैं। और जो भी आपके सवालात रहेंगे, उम्मीद करते हैं कि उन सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट सेशन में मिल जाएंगे। हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो आपके उन सवालों का भी जवाब बिल्कुल देगा। तो ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहें और देखते रहें द एशिया डिस्पैच।